हेलो दोस्तों। तो आज अपन चालू करते हैं एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस का एग्ज़ाम जो एम्स द्वारा कंडक्ट किया गया था उसका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस। तो चलिए चालू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन था विच मैन्योर यूज़ व्हेन अब्डोमिनल इंजरी सस्पेक्टेड। तो अब्डोमिनल इंजरी जब हो रखी होती है तब अपन जो एंड थ्रस्ट मैन्योर करते हैं, क्योंकि जब अब्डोमिनल इंजरी हो रखी है तो अपन हेलमिंच मैन्योर नहीं कर सकते। तो इसका आंसर होगा जो एंड थ्रस्ट मैन्योर अपने को करना है। कॉप्लिक स्पॉट जो है वो अपने को मीजल्स में देखने के लिए मिलता है, तो इसका आंसर जो हो वो मीजल्स सही है। बैक्टीरियल कोजिंग डिजीज़ ऐसी कौन सी डिजीज़ है जो बैक्टीरिया द्वारा होती है। इसमें 2-3 ऑप्शन थे, उसमें से मीजल्स भी एक था, तो उसमें अपना जो सही आंसर था वो टीबी था। ट्यूबरकुलोसिस जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की वजह से होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए डिफेंस मैकेनिज्म। इसके अंदर 2-3 डिफेंस मैकेनिज्म दे रखी थी, उसमें अनडूइंग था, सब्लिमेशन था और ट्रांसफरेंस जो ऑप्शन था वो अपना जो आंसर नहीं था। तो ट्रांसफरेंस इसमें आपका आंसर सही होगा। विच इज़ नॉट रीनल इमरजेंसी। इसमें हाइपरकैलेमिया था और इसमें 1-2 ऑप्शन और थे जो रीनल इमरजेंसी थे, लेकिन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है वो कभी भी रीनल इमरजेंसी नहीं होता। हाँ, अगर ये क्रोनिक चल रहा है तो रीनल इमरजेंसी करवा सकता है, लेकिन ये अभी हाल फिलहाल में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है वो रीनल इमरजेंसी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर जो है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा। कुशिंग सिंड्रोम क्लिनिकल फीचर। कुशिंग सिंड्रोम का क्लिनिकल फीचर क्या है, ऐसे करके एक सवाल पूछा गया था, उसका जो सही आंसर होगा वो पिटिंग एडिमा होगा। अर्ली साइन ऑफ रेस्पिरेटरी कंप्रेशन, या फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो रखा है या फिर डिप्रेशन हो रखा है रेस्पिरेटरी का, तो उसमें जो अर्ली साइन अपने को मिलता है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मिलता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा। डंपिंग सिंड्रोम इज़ कॉम्प्लिकेशन ऑफ। डंपिंग सिंड्रोम इज़ कॉम्प्लिकेशन ऑफ, इसका आंसर जो सही होगा वो गैस्ट्रेक्टोमी होता है। गैस्ट्रेक्टोमी में हम स्टमक को रिमूव कर देते हैं, रिमूव करने की वजह से डंपिंग सिंड्रोम में क्या होता है कि खाना जल्दी से इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो जल्दी फास्ट एम्पटिंग को अपन डंपिंग सिंड्रोम बोलते हैं। ये कॉम्प्लिकेशन है किसका, गैस्ट्रेक्टोमी का। उसके बाद में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इन कुशिंग सिंड्रोम। ऐसा कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जो इम्बैलेंस होता है ड्यूरिंग कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम में एल्डोस्टेरोन ज़्यादा हो जाता है। एल्डोस्टेरोन सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन करता है और पोटेशियम को वो बाहर निकाल देता है, तो इसकी वजह से जो यहाँ पे होगा वो होगा हाइपोकैलेमिया। तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इन कुशिंग सिंड्रोम में आपका सही आंसर जाएगा हाइपोकैलेमिया। मोस्ट डेंजरस इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इन एक्यूट रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस होता है या इम्बैलेंस होता है, तो वो होता है अपना हाइपरकैलेमिया। इसका जो सही आंसर जाएगा वो हाइपरकैलेमिया होगा। प्रोस्टेट कैंसर इज़ ग्रेडेड बाय। प्रोस्टेट कैंसर जो है वो अपन ग्लेसन स्कोर से ग्रेड करते हैं। प्रोस्टेट कैंसर की जो ग्रेडिंग होती है वो ग्लेसन स्कोर से होती है। हाइपरटेंसिव क्राइसिस थेरेपी का गोल क्या होता है, 10-20% रिडक्शन इन मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर में जो है मीन आर्टेरियल प्रेशर में है वो अपने को फर्स्ट आवर में करना है। उसके बाद नेक्स्ट 23 आवर्स में अपने को फिर से 5-15% और रिडक्शन करना होता है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो 10-20% रिडक्शन इन मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इन फर्स्ट आवर होगा। इमीडिएट एक्शन इन द टेंशन न्यूमोथोरैक्स। जब किसी पेशेंट को टेंशन न्यूमोथोरैक्स हो जाता है तो अपना इमीडिएट इंटरवेंशन क्या रहेगा, तो इमीडिएट इंटरवेंशन रहेगा नीडल से उसको डीकम्प्रेस करना, क्योंकि टेंशन न्यूमोथोरैक्स में कंप्रेशन होता है लंग्स का, तो उसको अपने को डीकम्प्रेस करना होता है। तो पहले अपन नीडल से करेंगे, उसके बाद में इंटरकोस्टल टेस्ट ड्रेनेज सिस्टम अपन लगा सकते हैं। तो लेकिन इमीडिएट एक्शन में यहाँ पे जो ऑप्शन आंसर सही जाएगा वो नीडल डीकम्प्रेशन होगा। उसके बाद में एंजियोलाइटिक नॉन बार्बिचुरेट इंक्रीज विच न्यूरोट्रांसमीटर। तो जो एंजियोलाइटिक होती है वो गाबा न्यूरोट्रांसमीटर को इंक्रीज करती हैं, तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो गाबा जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइन ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कार्पल टनल सिंड्रोम था एक ऑप्शन, वो कार्पल टनल सिंड्रोम जो है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हो सकता है। शायद एक बोन पेन था जो वो हो सकता है। एक स्वान नेक डिफॉर्मिटी थी जो कि हाथों की होती है, उसमें उंगलियां मुड़ी हुई रहती हैं, तो वो भी था। ऑफिस्थोटोनस ऐसा नहीं होता है, ये ऑफिस्थोटेनस ब्रेन इंजरी या फिर सेरेब्रल पाल्सी की वजह से होने वाली एक कंडीशन है, इसमें ऑफिस्थोटेनस देखने को मिलता है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो ऑफिस्थोटोनस जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नर्स असेस आफ्टर एपिड्यूरल एनेस्थेशिया। एपिड्यूरल एनेस्थेशिया जब हम देते हैं तो हमें ब्लैडर को असेस करना होता है डिस्टेंशन के लिए, तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो ब्लैडर डिस्टेंशन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नर्स असेस पोस्ट ऑपरेटिव फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा में एड्रिनल ग्लैंड के जो मेडुला होता है उसका ट्यूमर हो जाता है, वो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन को ज़्यादा सीक्रेट करता है। इसके लिए जो अपन सर्जरी करनी पड़ती है और इस जो ट्यूमर होता है उसको रिमूव करना होता है। इस ट्यूमर को रिमूव करने के बाद में हमें चेक करना होता है अब्डोमिनल डिस्टेंशन कैसा होगा, तो अब्डोमिनल डिस्टेंशन को रेगुलरली चेक करना होता है। यहाँ पे हेमरेज को भी चेक करना हो सकता है। तो ऑप्शन और क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर होगा, जिस तरह से अभी तक क्वेश्चन हमारे सामने आया उसके हिसाब से हमें लगता है कि एसेस द एब्डोमिनल डिस्टेंशन ही इसका सही आंसर होगा।
फंक्शन ऑफ द ट्रोक्लियर नर्व जो होती है वो फोर्थ क्रेनियल नर्व होती है, ये सबसे शॉर्टेस्ट क्रेनियल नर्व भी होती हैं। ये अपनी आई की सुपीरियर ओब्लिक मसल को सप्लाई करती है और इसका जो फंक्शन होता है वो आई बॉल को डाउनवर्ड एंड इंट्रोजन मूवमेंट करवाना होता है। तो इसका जी आंसर जो हो वो सही जाएगा। इफेक्ट ऑफ पिलोकार्पिन एक तरह से प्यूपिल को डायलेट करती हैं। जब अपन कोई भी आई का एग्जामिनेशन करते हैं तो प्यूपिल की पिलोकार्पिन की ड्रॉप यूज़ करते हैं, उसकी वजह से अच्छे से अपन विजुलाइज कर सकते हैं आई को। फर्स्ट स्टेप इन हेलमिंच मैन्योर से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं लगातार। तो हेलमिंच मैन्योर में जो अपना सबसे पहला काम होता है वो पोजीशन योरसेल्फ बिहाइंड द पर्सन, सबसे पहले पर्सन के पीछे खड़ा हो जाना होता है। उसके बाद में अपने रिस्ट को पेशेंट्स के एब्डोमेन पे डाल के और जोर से प्रेस करना होता है। तो उसकी वजह से इसका जो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, पोजीशन योरसेल्फ बिहाइंड द पर्सन। नेक्स्ट आता था विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, बहुत इजी क्वेश्चन आया था। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो होता है 9% NaCl होता है। अदर ऑप्शन थे 0.9% NaCl, वो एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, और 0.009% NaCl जो कि एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था इन्वेंट्री ऑन द बेसिस ऑफ कंजप्शन के बेसिस पे जो इन्वेंट्री होती है वो ABC होती हैं। ABC जो होती है वो कंजप्शन के बेसिस पे होती है। VED जो होती है वाइटल, एसेंशियल और डिज़ायरेबल, ये अपने को रिक्वायरमेंट कैसी है उसके बेसिस पे होती है। FSN एक अलग क्लासिफिकेशन है, वो भी इन्वेंट्री में आता है। इसमें फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग, इस तरह से अपन आर्टिकल और इक्विपमेंट्स को कैटेगराइज करते हैं। तो कंजप्शन में आपका जो सही आंसर होगा वो ABC इन्वेंट्री वाला होगा। IVP मतलब इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन प्रिवेंट विच स्ट्रेन ऑफ द पोलियो, ऐसा पोलियो वायरस कौन सा है जिसकी स्ट्रेन को IPV प्रिवेंट करती है। तो ओरल पोलियो वैक्सीन जो होता है अपना फर्स्ट स्ट्रेन और थर्ड स्ट्रेन को प्रिवेंट करता है। तो टाइप 2 को प्रिवेंट करने के लिए अपन इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन देते हैं। 20 ये एक ड्रॉप फैक्टर देखिए, कैलकुलेशन थी कितना ड्रॉप पर मिनट अपन देंगे, तो 200 ml इन 6 आवर देना था और माइक्रो ड्रिप का यूज़ करना होता था। मैक्रो ड्रिप जब होती हैं तो अपन 60 पर ml होता है, और जब माइक्रो ड्रिप होती हैं तो 60 पर ml होता है, मैक्रो में 15 पर ml होता है। तो इसका जो सही आंसर कैलकुलेशन करने के बाद में आता है वो 30 ड्रॉप पर मिनट होता है। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट हु इज़ ऑन द बेड फॉर 7 डेज विच कॉम्प्लिकेशन नर्स सस्पेक्ट, मतलब पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, बेड रिटर्न हो रहा है, तो उसमें चांसेस होते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस का, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं था। डीप वेन थ्रोम्बोसिस फिर कोज कर सकता है जो एम्बुलस बना सकता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, और वो एम्बुलस जा सकता है पल्मोनरी में और पल्मोनरी एम्बोलिज्म कर सकता था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था एवरेज हाइट ऑफ द 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड। एवरेज हाइट ऑफ 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड जो होता है वो हमारा 110 सेंटीमीटर होता है। एवरेज चाइल्ड निकालने के लिए एक फॉर्मूले भी होते हैं, उन फॉर्मूलों को अगर आप रख के देखेंगे तो भी आपको जो है बच्चे की एवरेज चाइल्ड की जो हाइट है वो मिल जाएगी। तो इसमें जब बर्थ पे जो बेबी की हाइट होती है वो 50 सेंटीमीटर होती है, 1 ईयर पे जो हाइट होती है वो 75 सेंटीमीटर होती हैं, और 4 ईयर पे जो है वो 100 सेंटीमीटर हो जाती हैं, और इसके बाद में हर साल 5 सेंटीमीटर बढ़ती है। तो उस हिसाब से देखिए अगर अपन, तो यहाँ पे जो अपने को मिलेगा वो मिलेगा 110 सेंटीमीटर। इसमें 1-2 ऑप्शन और भी थे, तो उसके हिसाब से भी अपने को देखना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड हाइट का फॉर्मूला जो होता है अगर मैं बताऊँ तो एज मल्टीप्लाई करनी है अपने को 6 से, प्लस करना है 77। तो यहाँ पे जब अपन करेंगे तो 77 में अपने को 36 ऐड करने होते हैं। 113 सेंटीमीटर अगर ऑप्शन में था तो वो ज़्यादा सही होगा। प्री मेच्योर फ्यूजन ऑफ द क्रेनियल बोन इज नोन एज क्रेनियोसाइनोस्टोसिस। अगर प्री मेच्योर फ्यूजन ऑफ द क्रेनियल बोन्स को अपन क्रेनियोसाइनोस्टोसिस बोलते हैं। क्रेनियल सूचर्स जो होते हैं वो बर्थ के बाद में फ्यूज़ होते हैं, अगर क्योंकि उन्हें बर्थ कैनाल को पास करना होता है। अगर ये पहले ही फ्यूज़ हो जाते हैं तो इसे अपन क्रेनियोसाइनोस्टोसिस बोलते हैं। ये अलग अलग टाइप के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था साइट ऑफ स्पाइनल एनेस्थेशिया। स्पाइनल एनेस्थेशिया की जो साइट होती है वो सबसे बेटर साइट होती है L3 से L4 के बीच में, क्योंकि यहाँ पे नर्व्स और मेडुलरी एंडिंग हो जाती हैं। डिमिनिश ब्रीथिंग साउंड इन द राइट साइड ऑफ द लंग इंडिकेट। डिमिनिश ब्रीथिंग साउंड अपने को न्यूमोथोरैक्स में देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे एयर जो है वो लंग्स में भर जाती है पूरी तरह से, तो अपने को ब्रीथ साउंड वहाँ पे ऑस्कल्टेट नहीं कर पाते हैं। साइन ऑफ राइट साइड हार्ट फेलियर में जो होते हैं इसमें अलग अलग ऑप्शन थे, वो ऑप्शन क्लियर नहीं है। तो इसमें लेग एडिमा अगर ऑप्शन था तो वो आंसर सही होगा, वीकनेस अगर ऑप्शन था तो वो भी होगा, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग था तो वो भी आंसर होगा। तो ये आपको तो अगर याद हो कि इसमें से कौन सा ऑप्शन था तो वो इनमें से करेक्ट आंसर है। अ न्यूबॉर्न विद द टेट्रालॉजी ऑफ द फोलेट विच ड्रग इज गिव टू पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस। मतलब टेट्रालॉजी ऑफ फोलेट हो रखा है उसको, तो ऐसी कौन सी ड्रग देंगे जो कि पेटेंट रखेगा डक्टस आर्टरियोसस को। यहाँ पे ऐसा नहीं पूछा था कि पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग देंगे। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस को ऑफकोर्स ट्रीट करने के लिए इंडोमेथासिन, आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब उनको
डक्टस आर्टरीज को पेटेंट मतलब कि ओपन ही रखना होता है तो अपन प्रोस्टाग्लैंडिन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो प्रोस्टाग्लैंडिन सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज इन एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, पेनक्रियास जो है वो अमाइलेज का सिक्रेशन करता है और एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में अमाइलेज का सिक्रेशन जो है वो बढ़ जाएगा, तो सीरम अमाइलेज की लेवल हमें बढ़ी हुई मिलेगी। विच इज़ असेस इन रीनल फेलियर, रीनल फेलियर में हम किसको असेस करते हैं, तो रीनल फेलियर में हम सीरम क्रिएटिनिन की लेवल हमें रीनल फेलियर के बारे में अच्छे से बता सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था इन पैरानॉइड पेशेंट है अपने पास, नर्स फर्स्ट एक्शन इज, मतलब नर्स क्या असेस करेगी, तो असेस द पेशेंट एंड टॉक अबाउट द फीलिंग ऑफ द पेशेंट, पेशेंट क्या फील कर रहा है, कैसे फील कर रहा है, ये अपने को इसमें जो है वो ऑप्शन पे ये आंसर सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीनल इमरजेंसी, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक रीनल इमरजेंसी नहीं है। फ्लेक्सिबल ईटी ट्यूब इज डिसइंफेक्टेड बाय, तो फ्लेक्सिबल एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है वो अपन डिसइंफेक्ट करते हैं ग्लूटर एल्डिहाइड से द्वारा, तो यहाँ पे जो है ग्लूटर एल्डिहाइड आपका सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए अप्रोच इन द हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन में इंसेंटिव अप्रोच नहीं होती है, बाकी इन सर्विस अप्रोच भी इसमें एक ऑप्शन था, सर्विस अप्रोच वो भी होती हैं, लेकिन इंसेंटिव अप्रोच जो है वो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। एजुकेशन ऑफ मेंटल स्किल कम अंडर विच डोमेन, तो मेंटल स्किल पे जब भी अपन काम करते हैं तो वो कोग्निटिव डोमेन के अंदर आता है। अगर मोटर स्किल पे काम करेंगे तो साइकोमोटर डोमेन के अंदर आएगा, अगर इमोशनल पे काम करेंगे तो इमोशनल डोमेन के अंदर आएगा। तो यहाँ पे मेंटल स्किल पे काम कर रहे हैं तो ये कोग्निटिव डोमेन के अंदर आएगा, तो यहाँ पे आपका सही आंसर कोग्निटिव डोमेन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशियली राइज इन द मल्टीपल माइलोमा, मल्टीपल माइलोमा जो है एक हीमोलाइटिकल लॉजिकल सिस्टम की एक बीमारी है, उसके अंदर जो सबसे पहले होते हैं ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो इसमें सबसे पहले इम्यूनोग्लोबिन बढ़ जाते हैं, मोनोक्लोनल इम्यूनोग्लोबिन बढ़ जाते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो मोनोक्लोनल इम्यूनोग्लोबिन होगा। थैंक यू वेरी मच, अभी तक आपने यहाँ तक देखा। कल से ही हम डेली बेसिस पे 10 से 20 क्वेश्चन सोल्व करेंगे रोज़ के, और वो जब तक नोट सेट नहीं हो जाता तब तक करेंगे। तो अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। डेली 10 से 20 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ सोल्व करेंगे और उनमें से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। हमारा टारगेट है कि जब तक नोट सेट नहीं हो जाता करीबन आप 1000 क्वेश्चन अपन डेली करते नोट सेट तक 1000 क्वेश्चन अपन क्लियर करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके इन विच डिजीज़ देयर इज़ ए प्रोटीन इन द यूरिन, ऐसा कौन सा डिजीज़ है जिसमें प्रोटीन मिलता है यूरिन में, उसमें ऑप्शन में था नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम इसका सही आंसर होगा। रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट विद द स्किन ग्राफ्टिंग इज नोन एज मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टोमी, इसको अपन बोलते हैं। ए पेशेंट इज़ ऑन टेमोक्सिफेन अबाउट विच साइड इफेक्ट नर्स टेल टू पेशेंट, इसमें ऑप्शन के हिसाब से होगा, अगर नोजिया वहाँ पे था तो नोजिया भी होता है टेमोक्सिफेन से, हॉट फ्लैशेस भी होते हैं और बोन पेन भी होता है, ये तीनों ही सिम्टम्स जो है वो पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स के जैसे होते हैं, तो ये जो है यहाँ के कॉमन साइड इफेक्ट होंगे। तो टेमोक्सिफेन लेने वाले को अपने को बताना है कि नोजिया, हॉट फ्लैशेस और बोन पेन हो सकता है। लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ द स्टेरॉइड लीड टू विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, फिर से वही क्वेश्चन आ चुका है, वही क्वेश्चन को घुमा के दिया है। स्टेरॉइड में होगा एल्डोस्टेरोन बढ़ा हुआ मिलेगा, अगर एल्डोस्टेरोन बढ़ा हुआ मिलेगा तो फिर से वो सोडियम और वाटर को रिटेन करेगा, सोडियम वाटर रिटेन हो जाएगा और हाइपोकैलेमिया यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा। CPR रेशो इन द एडल्ट व्हेन देयर इज़ 2 रेस्क्यूअर, एडल्ट में CPR रेशो देते टाइम में चाहे 1 रेस्क्यूअर हो चाहे 2 रेस्क्यूअर हो, जो रेशो रहता है वेंटिलेशन वर्सेस रेस्पिरेशन का वो 30:2 रहता है। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको घुमाने के लिए यहाँ पे 2 रेस्क्यूअर कर दिया था, बाकी 30:2 ही रेशो यहाँ पे रहेगा। पेशेंट विद द कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड की जब पॉइजनिंग होती है तो अपन सबसे फर्स्ट करते हैं वो 100% हाइपरबैरिक ऑक्सीजन पेशेंट को देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कोज लेरिंजाइटिस, लेरिंजाइटिस में इसमें शायद ऑप्शन में सब ग्लोटिक ट्यूमर भी था, तो वो नहीं होगा आंसर, GERD इसमें आंसर होगा। GERD का मतलब होता है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़, इसमें एसिड स्टमक से इसोफेगस में आ जाता है और उसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो सकता है जिसे अपन लेरिंजाइटिस कह सकते हैं। एक क्वेश्चन OSCE से रिलेटेड था लेकिन इसका पर्टिकुलर हमें मिला नहीं है, कैसे क्या क्वेश्चन था। ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर क्लिनिकल एग्जामिनेशन, इसमें अपने को एग्जामिनेशन करना होता है, फिर स्टूडेंट्स का कर सकते हैं और अपन नर्सेस का भी कर सकते हैं, तो इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन था अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ए बर्न पेशेंट विद द मिनिमल पेन, वाइट सरफेस एंड नो ब्लीडिंग, विच डिग्री ऑफ द बर्न, मतलब ऐसा था कि इसमें पेन नहीं हो रहा है, ब्लीडिंग नहीं हो रहा है और वाइट सरफेस आ चुकी है, तो ये फुल थिकनेस की बर्न होती है, तो इसका जो आंसर होगा वो अपना फुल थिकनेस बर्न होगा। इफ़ ए पेशेंट है वर्निक्स एफेजिया, वर्निक्स एफेजिया ये क्वेश्चन कंफर्म नहीं है कि कैसे क्वेश्चन आया था, इसका वर्निक्स एफेजिया के बारे में पूछा था या फिर रिसेप्टिव एफेजिया और एक्सपीरियंशियल एफेजिया पूछ के फिर पूछा था ये कौन सा एफेजिया होता है, तो वो वर्निक्स एफेजिया होता है। 2 तरह के एफेजिया होते हैं, एक वर्निक्स होता है, एक ब्रोकाज होता है। तो वर्निक्स एफेजिया में क्या होता है, पर्सेंट रिसीव नहीं कर पाता है या फिर एक्सपीरियंस नहीं कर पाता है। ब्रोकाज एरिया में वो
एक्सप्रेस आउट नहीं कर पाता है उसकी फीलिंग। तो ये कैसा क्वेश्चन था, आप उसके हिसाब से आंसर इसमें देख लीजिए। अगर ये वर्निक्स एफेजिया के बारे में था तो रिसेप्टिव और एक्सपीरियंशियल, मतलब पेशेंट एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा कि सामने वाले ने क्या उसे बोला। ईसीजी फाइंडिंग इन द हाइपोकैलेमिया, वेरी इजी क्वेश्चन आया था। ईसीजी फाइंडिंग इन द हाइपोकैलेमिया जो होता है वो एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन हो जाता है। ऑप्शन में यही था, बाकी अगर ऑप्शन में प्रोमिनेंट यू वेव अगर था तो वो भी ऑप्शन आंसर सही होगा, लेकिन हाँ ऑप्शन में एसटी सेगमेंट डिप्रेशन था तो यही आंसर यहाँ पे जाएगा, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन। स्नेल चार्ट इज़ यूज फॉर, स्नेल चार्ट जो होता है वो अपन विजुअल एक्टिविटी के लिए चेक करते हैं। इसमें अपने एक चार्ट के फॉर्म में होता है, उस पर अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, वो पहले बड़े होते हैं फिर छोटे 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 ऐसे करके स्नेल चार्ट होता है, उसको अपन विजुअल एक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं। ए पेशेंट विद द बिंज ईटिंग, बिंज ईटिंग में क्या होता है, बुलिमिया नर्वोसा होता है। बुलिमिया नर्वोसा क्या डिजीज़ है, बुलिमिया नर्वोसा एक ईटिंग डिसऑर्डर है। इसके अंदर पेशेंट बिंज ईटिंग करता है, बिंज मतलब ज़्यादा ईटिंग करता है, उसके बाद में उसे फीलिंग ऑफ गिल्ट आती है कि वो ओबेस हो रहा है, तो वो खुद ही वॉमिटिंग इंड्यूस करवाता है। और बुलिमिया नर्वोसा का एक साइन और होता है, नकल जो होते हैं अपने हाथों की जो मुट्ठी करने के बाद में नकल्स जो होते हैं वहाँ पे यहाँ पे उसको इंजरी दिखती है, क्योंकि वो वहाँ पे बार बार क्या करता है, खुद वॉमिटिंग इंड्यूस करता है। तो पेशेंट विद द बिंज ईटिंग का जो सही आंसर जाएगा वो बुलिमिया नर्वोसा होगा। उसके बाद में आपका क्वेश्चन था कि एट विच लेवल ऑफ द प्लेटलेट देयर इज अ स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग। तो स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग जो कि इंटरनल ऑर्गन्स में होने लग जाएगी, वो लेस देन 10,000 पर ml अगर ये होते हैं प्लेटलेट काउंट, तो अपने को वहाँ पे स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग देखने को मिलती है। साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक, एंटीसाइकोटिक अगर प्रोलॉन्ग यूज़ करें तो हमें हो सकता है ट्रेडिव डिस्काइनेशिया, ये एक मोटर डिसऑर्डर है। ट्रेडिव डिस्काइनेशिया में मूवमेंट सही नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था ए न्यू बोर्न बेबी विथ वेटिंग लॉस हीट फ्रॉम। ओहो, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा था कि जो बेबी गीला है, जब बेबी गीला है तो वो किस मेथड से हीट लॉस करेगा। हीट लॉस के मेथड होते हैं अलग अलग, कंडक्शन होते हैं, कन्वेक्शन होता है, रेडिएशन होता है, इवोपोरेशन होता है। कंडक्शन कब होता है, जब अपन दो सरफेस एक साथ टच होती है तो जो हीट का इधर उधर ट्रांसफर होता है उसे अपन कंडक्शन बोलते हैं। कन्वेक्शन किसको बोलते हैं, कन्वेक्शन उसको बोलते हैं जब रूम में सर्कुलेटिंग एयर जब करती है तो उसे कन्वेक्शन बोलते हैं। इवापोरेशन कब बोलते हैं, जब कोई वेट सरफेस की वजह से जो भाप बन जाती है उसको इवापोरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है वो वेट सरफेस थी, तो इवापोरेशन इसका आंसर जो है वो सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नोट ए साइन ऑफ ओपोइड टॉक्सिसिटी। तो इसमें एक ऑप्शन था प्यूपिल डायलेशन, जो कि प्यूपिल डायलेशन नहीं होता है। ओपोइड टॉक्सिसिटी रेस्पिरेशन डिप्रेशन होता है, लेकिन प्यूपिल का क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। यहाँ पे जो ऑप्शन था उसमें प्यूपिल डायलेशन था, तो प्यूपिल डायलेशन इसका सही आंसर नहीं होगा। मतलब प्यूपिल डायलेशन ओपोइड टॉक्सिसिटी से नहीं होगा, तो आपका यहाँ पे सही आंसर जो है प्यूपिल डायलेशन होगा। ड्रग नोट गिव इन कार्डियोवर्जन, कार्डियोवर्जन में हमेशा अपन डिजोक्सिन नहीं देते हैं। ड्रग टू ट्रीट अस्थमा, अस्थमा में क्या होता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाने की वजह से वीजिंग साउंड आता है। इसके लिए जो अपन देंगे सबसे पहले ट्रीट करने के लिए वो ब्रोंको डायलेटर देंगे। ब्रोंको डायलेटर भी दो प्रकार की आती है, शॉर्ट एक्टिंग होती है, लॉन्ग एक्टिंग होती है। शॉर्ट एक्टिंग में साल्ब्यूटामोल आती है, ये सब है। इसके अलावा जो आपका अभी जो सही आंसर है वो यहाँ पे ब्रोंको डायलेटर था। वहन एरोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी अराइजेस फ्रॉम अपोजिट वेंट्रिकल, जब पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा अराइजेस होती हैं अपोजिट वेंट्रिकल्स से, तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज बोलते हैं। तो ये अपने सारे क्वेश्चन हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने ये सब देखे। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन रह गए हैं, जो भी क्वेश्चन रहे हैं इनके अलावा, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और कल से डेली शाम को 8 बजे, थैंक यू वेरी मच, कल से डेली शाम को 8 बजे हम ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। डेली के कितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, 5 से लेके 20 तक के क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस होंगे। और ये हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम नोट सेट आने तक एटलीस्ट 1000 क्वेश्चन जो कि अच्छे होंगे वो अपन डिस्कस कर पाएंगे। यहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन इसलिए नहीं किया है क्योंकि आप भी जल्दी में हैं और आप जल्दी से ये सारा अपना देख लीजिए और देख लीजिए कि किसने कितने परसेंटेज बनाए हैं। अगर इसमें से ये 50 से प्लस क्वेश्चन है, अगर इसमें से आपके 40 या 45 या फिर 35 भी अगर करेक्ट होते हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बनते हैं। थैंक यू वेरी मच।